Audio Jungle. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक विच इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। तो TQM को मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया है, जिसमें मैंने डेफिनेशंस, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और जितनी भी फिलॉसफीज हैं TQM से रिलेटेड इस वीडियो में उसको डिस्कस किया है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे बोल देते हैं हम TQM। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशंस, एलिमेंट्स, फिलॉसफीज़। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है B.Pharm के सिलेबस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट डिटेल में मैंने इसको इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर कवर करें तो आती हैं डेफिनेशंस। तो अगर हम सबसे पहले समझना चाहें कि TQM होता क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आया कहाँ से है, तो हम थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन geared to ensure the organization consistently meets और exceed customer requirement। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो TQM क्या है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कंपनी होती है, जो क्या है क्वालिटी के आसपास रिवॉल्व करती है। क्वालिटी ही उनका एक मेन कंसर्न होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो ही उनके पास कस्टमर रिटेंशन होगा। अगर वो क्वालिटी नहीं देंगे किसी भी कस्टमर को, तो कस्टमर किसी और के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल मीन्स आपको पूरी कंपनी की हर चीज़ की क्वालिटी आपको यहाँ पे मेंटेन करनी होगी, वो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM refers to the management method used to enhance quality based on the participation of all members and aiming all-term success through the customer satisfaction and benefits to all organization। यहाँ पे भी वो वही मतलब समझा रहा है कि TQM का मतलब ही यही है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना, कि हम कुछ भी करके क्वालिटी को इम्प्रूव कराएं, जिसमें हम काफ़ी, जैसे सपोज एक कंपनी में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो कैसे वो सारे लोग मिलके उसकी क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं, या कोई वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी कैसे क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। और क्या है इसमें कि हमें ये नहीं देखना कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हम क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमारा लॉन्ग टर्म विजन भी हमें देखना है कस्टमर्स के लिए। तभी अगर कस्टमर हमारे पास रहेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी होगा और उससे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होंगे और रिकॉग्निशन भी मिलेगी कंपनी को। अदरवाइज़ कोई कंपनी आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं देगी तो आप अगली बार उसका प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू ISO, अब ISO के अकॉर्डिंग TQM की क्या डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, कि एक मैनेजमेंट अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन की। अब मैनेजमेंट अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कॉलेज हो सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी जहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, कोई भी प्रोडक्शन स्केल हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे सेंटर है, मतलब जो पूरी जो कंपनी का जो विजन है दैट इज़ अराउंड क्वालिटी, की क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, जहाँ पे उसके सारे मेंबर्स भी हो, बट वही है कि इसका लॉन्ग टर्म सक्सेस हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, तभी हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो हमारी कंपनी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेनिफिट्स होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है TQM का डेवलप किया है। फर्स्ट हैं एडवर्ड डेमिंग और दूसरे हैं जोसेफ। तो जोसेफ ने और डेमिंग्स ने यहाँ पे मिलके ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है TQM का। और ये बहुत ही जो TQM का जो प्रिंसिपल है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अगर आप देखिए कोई भी चीज़ की अच्छी क्वालिटी होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें अच्छी मिलती है। अब उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। कैसे? उसमें रीवर्क नहीं हो रहा होता। समझ में आई बात? अगर कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैसे इम्प्रूव होगा, उसकी अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो बार बार रीवर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो अभी हम आगे पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं कि TQM होता क्या है। तो TQM बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कंपोनेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट,
तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, जैसे क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ये 4 बहुत ही बेसिक कंपोनेंट्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? देखिए, हर चीज़ के पीछे जो भी हम करते हैं उसके पीछे एक हमारा ऑब्जेक्टिव, एक विजन, एक गोल्स होते हैं। तो यही गोल्स हैं यहाँ पे कि सबसे पहले एक तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमें इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक क्वालिटी मेंटेन करनी है फिर हमें नहीं करनी है, ऐसा नहीं होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू ही रहेगा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द कंपनी। फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे मेन पर्पस यही है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर कस्टमर क्वालिटी के बेसिस पे नहीं आपके रिटेन कर पा रहे हो तो कस्टमर चला जाएगा, आपका बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के लिए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी काम का नहीं है। मिस्टेक प्रिवेंशन एज अ प्रिवेंटिव स्टेप। मतलब इसमें क्या होता है, अगर हम टोटल क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, एसओपी फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ प्रॉपरली गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो स्टेप्स में का सपोज कोई एरर आ रहा है वो उसके चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर हमें कहीं भी, अब अगर जैसे हम कोई भी एसओपी फॉलो कर रहे हैं और हमें दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, अगर हम ये देखें कि यहाँ पे सपोज़ कोई स्टेप में कोई एरर आता है तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और जैसे हम उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, वो एरर आइडेंटिफाई हुआ, हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आता है अवॉइडेंस ऑफ वेस्ट। अब क्या होता है, अगर हम कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, एक एसओपी फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें वेस्टेज के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स होते हैं जो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि इस स्टेप पे एरर आ रहे हैं, हम यहाँ पे वो चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ हो रहा है तो हम उसको वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। रिडक्शन ऑफ द लीड टाइम, मतलब जो भी एक हमारा एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट टाइम हो वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हम क्वालिटी है वो मेंटेन करेंगे तो कस्टमर रिटेंशन होगा, कस्टमर इज सेटिस्फाइड, तो आपको ऑब्वियसली उस जो आपका बिजनेस होगा उसमें आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ TQM। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है TQM के लिए कि क्या क्या अप्रोच इसमें हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो की एलिमेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, जो की एलिमेंट है वो है फोकस ऑन कस्टमर। कस्टमर यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे प्रायर है, हमेशा उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज कोई कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें। कंपनी को पता होना चाहिए कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके क्या कस्टमर्स हैं। द कस्टमर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन द लेवल ऑफ क्वालिटी। और कस्टमर, अब जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएंगे किसी भी कंपनी का, आप उसको खरीदेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे, तभी आप उसकी क्वालिटी जज करेंगे कि ये कैसा प्रोडक्ट है, और तभी आप सोचेंगे कि आगे आपको ये प्रोडक्ट कभी लेना भी है या आपको नहीं लेना है। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, दैट इज़ फोकस ऑन कस्टमर। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अब जैसे जो क्वालिटी है उसको जैसे सपोज कंसिडर करेंगे, जो जॉब है जितनी भी एम्प्लॉयज़ की या एम्प्लॉय, वो हमेशा होनी चाहिए क्वालिटी इनिशिएटिव्स के थ्रू। मतलब उनमें भी हर चीज़ ये देखी जानी चाहिए कि उनमें क्वालिटी ही हो। जितने भी एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सपोज एक कॉमन गोल है, कंपनी का एक विजन होता है, एक मिशन होता है, हर कंपनी का अपना विजन मिशन होता है, तो एम्प्लॉयज़ हमें ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी ऐसे होने चाहिए जो जैसे एक गोल के लिए काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय अपने अलग गोल के लिए काम कर रहा है, एक अपने अलग गोल के लिए काम कर रहा है, ऐसे नहीं। कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबका एक ही गोल होना चाहिए, जिससे क्या होता है, मैनेजमेंट ने भी हैज़ प्रोवाइडेड द प्रॉपर एनवायरनमेंट विच इंटीग्रेट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और मैनेजमेंट को भी ऐसा नहीं है सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही अपने एफर्ट्स डालेंगे, जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मैनेजमेंट है उसको भी उतने ही एफर्ट्स डाल के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे उसके एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे रिटेन करें। जब एम्प्लॉयज़ रिटेन होंगे तो कस्टमर्स रिटेन होंगे, राइट। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आता है इसमें तीसरा पॉइंट।
कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब सालों साल हमेशा वही प्रोडक्ट चलता रहेगा, ना हम उसमें कुछ इम्प्रूव करेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और आपसे बढ़िया प्रोडक्ट बना देगा और उसका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। तो इसीलिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना अपने आप में भी और अपने प्रोडक्ट में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट हर इंसान को भी चाहिए होती है अपने अंदर और हर एक प्रोडक्ट को भी चाहिए होती है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिवाइड होते हैं 4 ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब जैसे फाउंडेशन, सबसे पहला आता है फाउंडेशन। अब इसमें आते हैं फाउंडेशन में एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट। दूसरा आता है बिल्डिंग ब्रिक्स, जिसमें आता है ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप। तीसरा आता है बाइंडिंग मोर्टार, जिसमें आता है कम्युनिकेशन। फोर्थ आता है रिकॉग्निशन। तो हम एक एक जितना भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग हम सबको डिटेल में कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए, आप अपनी जो ईमेल एड्रेस है उसको कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दें, आपको ये पीपीटी आपके मेल पे मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एथिक्स की। एथिक्स क्या होता है? ऐसे एथिक्स बेसिकली एक डिसिप्लिन होता है जिसमें दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, गुड एंड बैड इन एनी सिचुएशन, कि आपके क्या एथिक्स हैं, आपकी क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं। Organizational ethics establish a business code of ethics that outlines guidelines that all employees are to adhere in the performance of their work. इसका सिंपल सा मतलब ये है, हर कंपनी में एक एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, एक बिजनेस कोड होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई जिसका भी मन करेगा वो जिस टाइम आएगा, एक कोई जिसका मन करेगा वो उस टाइप के कपड़े पहन के आएगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक अपना एक एथिक्स होती हैं, एक वैल्यूज़ होती हैं, तो उस चीज़ को ही कंसीडर करके एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। फिर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या होती है? ऑनेस्टी, कि आप कितने ऑनेस्ट है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। फेयरनेस, अडेरेंस टू द फैक्ट्स एंड सिंसेरिटी, आप अपने काम के लिए कितने सिंसेयर हैं, वो भी बहुत यहाँ पे वैल्यू करता है। आप ऐसा नहीं कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपका काम है 9 to 5, आपने काम किया, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे कितनी ऑनेस्टी से या सिंसियरिटी से आप अपना वर्क कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। देखो, इंटीग्रिटी होगी, एथिक्स होंगे इंसान में, तभी जाके एक ट्रस्ट डेवलप होता है। अब बिना ट्रस्ट के जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसका तो फ्रेमवर्क काम ही नहीं करेगा। हमें ट्रस्ट चाहिए, चाहे वो कस्टमर के थ्रू हमें ट्रस्ट मिले, चाहे हमें वो एम्प्लॉय के थ्रू ट्रस्ट मिले। ट्रस्ट बहुत ही एसेंशियल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें कोई ब्रांड है, सपोज़ अगर आप कोई एक ब्रांड यूज़ करते हो, बार बार आप उसी ब्रांड का यूज़ करते हो, और उससे सपोज़ कोई बढ़िया ब्रांड आ जाए और वही चीज़ वो सस्ते में दे रहा हो, क्या आप उसे लेंगे? आप नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो वो नया ब्रांड है और आपका जो ट्रस्ट है वो उसी ब्रांड पे जो आप यूज़ करते हो। तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ब्रांड के लिए। फिर आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि हम उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे आपकी कम्युनिकेशन हो गई, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये डेवलप करनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ की, जो कंपनी में रह के धीरे धीरे डेवलप होती जाती हैं, कि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, आप एनालिटिकल कितना सोच सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। अगर आप सोचो कि आप अकेले ही सब कुछ कर लोगे, पूरा बिजनेस आप संभाल लोगे, प्रोडक्शन आप कर लोगे, मैन्युफैक्चरिंग में आप कर लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक अच्छे बिजनेस बनाने के लिए एक प्रॉपर टीम चाहिए, आपको उसके लिए प्रॉपर टीम एफर्ट्स भी लगेंगे। तो विद द यूज़ ऑफ टर्म्स, जैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इतने सारे लोग आपके साथ एक टीम के साथ काम करेंगे तो कोई हो सकता है किसी का एनालिटिकल स्किल्स अच्छा हो, किसी का मैनेजमेंट अच्छा हो, तो इस तरीके से आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। फिर आती है लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास एक इंस्पायरिंग विजन होता है, कि हमें जैसे सपोज़ कि कोई सीईओ है कंपनी का, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी उसमें, इसलिए वो कंपनी का सीईओ बना है, मैनेजिंग पोजीशन पे है, सब लोगों को मैनेज करेगा, डायरेक्टर लेवल पे है, मैनेज करेंगे, उनका एक विज़न होता है, और ताकि उनके विज़न पे सब उसको स्टैंड अप करें और सब उस विज़न पे भरोसा करें कि हाँ, ये इनका विज़न है और हमें इसी गोल पे काम करना है।
कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो एम्प्लॉई है वो क्या कहना चाहता है, क्या उनका विजन है, क्या उनका थॉट है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। लास्ट आता है रिकॉग्निशन। तो एम्प्लॉयज स्ट्राइव टू रिसीव रिकॉग्निशन फॉर देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको कोई अवार्ड मिलता है कंपनी की तरफ से, तो वो आपका रिकॉग्निशन हुआ कि कंपनी ने आपको रिकॉग्नाइज किया एज अ वैल्यूएबल एम्प्लॉय। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि जिससे आपको एक सेल्फ मोटिवेशन आती है किसी भी कंपनी में स्टे बैक करने के लिए। यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा एलिमेंट्स और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं TQM के। तो अब हम बात करेंगे फिलॉसफीज़ ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे दिए हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। इन लोगों के हम नाम देख लेते हैं, फिर हम इनकी जो थ्योरीज़ हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं एडवर्ड डेमिंग, जोसेफ जिरान, एरमन फेंगबांग, फिलिप टॉसबाय। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, जिन्होंने TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर किया है। अगर हम डेमिंग की बात करें, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी। मॉडर्न क्वालिटी के फादर के नाम से ये जाने जाते हैं। ही प्रीच दैट टू अचीव द हाइएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायर्स मोर देन अ गुड फिलोसफी। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स बिहेवियर एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि क्या होता है ना कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है कभी कभी, ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट वे आउट निकाल सके। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे डेमिंग के 14 पॉइंट्स थे। जो एडवर्ड डेमिंग है उनके 14 पॉइंट्स हैं, जिसको डेमिंग्स पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, डेमिंग्स 14 पॉइंट्स। इसको मैंने आगे पूरा डिटेल में भी कवर किया है। यहाँ पे ये टेबल है, इस तरीके से आप एग्जाम में इस टाइप का टेबल बना सकते हैं और उसके बाद एक एक जो भी पॉइंट्स है 14 पॉइंट्स, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, adopt a new philosophy and take on leadership, eliminate inspection, build in quality, minimize the total cost of improving qualities of supply, constantly improve the quality and productivity to decrease cost, institute training on the job, supervision should be to help the people, drive out the fear, break down barrier, work as a team, eliminate slogan, fix the system, eliminate quotas, substitute leadership, remove the barriers to the pride of workmanship, institute a vigorous program of education and self-improvement, the transformation is everybody's job। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप ये टेबल बना सकते हैं और फिर यहाँ पे अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हर एक पॉइंट में क्या कहा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट से शुरू करते हैं, क्रिएट कंसिस्टेंसी of purpose towards improvement of the product and service so as to become competitive and stay in business and provide jobs। अब सबसे पहले यही पॉइंट है कि आपको क्या है, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट की तरफ, अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ। ऐसा नहीं है कि आप उसी प्रोडक्ट को चलाएंगे ज़िंदगी भर और वो वैसा चलेगा, नहीं। प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, सर्विस अच्छी देनी है, कम्पेटिटिव बनना है कि जो और भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी लड़ना है मार्केट में, और बिजनेस में रहना है और लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करनी है। सेकंड पॉइंट है अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब जैसे कि आपको पता है हम एक नए इकोनॉमिक एज में हैं, वी आर नो लॉन्गर नीड लिव विद द कॉमनली एक्सेप्टेड लेवल्स ऑफ डिले। यहाँ पे मिस्टेक्स और ये डिफेक्टिव मटेरियल्स की जगह नहीं है, तो हमें उसी हिसाब से एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्ड करनी है। पॉइंट 3, सीज डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शन रिक्वायर्स इंस्टेड स्टैटिस्टिकल एविडेंस दैट क्वालिटी इज बिल्ट इन। यहाँ पे क्या है ना, हमें मास इंस्पेक्शन पे हमें थोड़ा सा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है, रादर देन हमने जस्ट एक रैंडम चेक्स लगा ली। मास क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, मास इंस्पेक्शन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें वही क्वालिटी डिलीवर हो जो हम चाहते हैं। कभी कभी हमें वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए मास इंस्पेक्शन ज़रूरी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग मटीरियल। जैसे हमारे पास कोई भी रॉ मटीरियल या कुछ भी मटीरियल आ रहा हो तो उसकी क्वालिटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर क्वालिटी ख़राब है तो उसको एक्सचेंज करके इम्प्रूव करना पड़ेगा। फाइंड द प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस।
आपको ऐसा नहीं है, बार बार हम यहाँ पे यही पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं इसमें कि हमें क्या है ना, टाइमली अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी सर्विसेज इम्प्रूव करनी है और अपना प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है। ये सब हमें इम्प्रूव करके ये चीज़ें बढ़ानी है, हमें उसी एक स्टैग्नेंट उसी एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। पॉइंट 6, इंस्टीट्यूट मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर ऑल। मॉडर्न मेथड्स होने चाहिए जहाँ पे हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ पे भी वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, प्रॉपर जैसे अगर कोई नया मेथड आया है मार्केट में तो वो हम सीख रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। पॉइंट 7, इंस्टीट्यूट मॉडर्न मेथड ऑफ सुपरविजन। अब क्या होता है, सुपरविजन में क्या होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी चेक्स लगाने के लिए। आपने प्रोडक्ट बना दिया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, पर सुपरवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना कि क्वालिटी आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगी प्रोडक्टिविटी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी ना तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इतना अच्छा वो आएगा उसका रिजल्ट, जो कि कंपनी के बेनिफिट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर टू टॉक लाइक इमीडिएट एक्शंस ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ सुपरवाइजर्स कंसर्निंग सच प्रॉब्लम्स एज इनहेरिटेड डिफेक्ट्स। सपोज कोई डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं मशीन्स में या मेंटेनेंस नहीं हो पाती मशीन की, तो वो चीज़ें क्या है ना यहाँ पे अवॉइड हो सकती है। अगर आप रेगुलर सुपरविजन यहाँ पे क्रिएट करेंगे या चेक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये सब चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी और हमें अच्छा एक प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फियर इज़ द बैरियर टू इम्प्रूवमेंट। डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा इंकरेजमेंट होनी चाहिए। एनकरेजमेंट तब होगी जब कम्युनिकेशन होगा, हर चीज़ में कम्युनिकेशन होगा, हर लेवल पे कम्युनिकेशन होगा। पॉइंट 9, ब्रेक डाउन द बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट एंड स्टाफ। मतलब एक होता है ना कि वी विल नॉट टॉक टू, हम सीनियर मैनेजर से बात नहीं करेंगे ऐसे, तो वो नहीं होना चाहिए। एक बैरियर नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। एक हॉरिजॉन्टल या लैटरल वर्क ऑफ फ्लो होना चाहिए। पॉइंट 10, एलिमिनेट द यूज़ ऑफ स्लोगन्स। स्लोगन्स का यूज़ नहीं हो करें, पोस्टर्स, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि हम एक ही उस पर रह जाते हैं, वी विल नॉट एबल टू चेंज। तो अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें अपने माइंड को एक फिक्स नहीं करना है। फिर है पॉइंट 11, एलिमिनेट वर्क स्टैंडर्ड्स दैट प्रिस्क्राइब न्यूमेरिकल कोटाज फॉर द वर्क फोर्स एंड द न्यूमेरिकल गोल्स फॉर द पीपल इन मैनेजमेंट। मतलब सिंपल सा यही है, जो नंबर गेम होता है ना, जो बिजनेस में नंबर गेम होता है, वो यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। इतना ज़्यादा नंबर में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। पॉइंट 12, रिमूव द बैरियर्स दैट रॉब आवर्सली वर्कर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे घंटों लग रहे हैं, लोग रात में भी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं पर वो काम हो ही नहीं रहा है। काम होना चाहिए, अगर नाइट शिफ्ट में तो काम भी ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। पॉइंट 13, इंस्टीट्यूट ऑफ विगरस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड एनकरेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को चलाने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। पॉइंट 14, टॉप मैनेजमेंट परमानेंट कमिटमेंट to ever improving quality and productivity must be clearly defined and a management structure creating that will continuously take action। सिंपल सा मतलब है कि जितने भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो अपना जो भी प्रोडक्शन करें, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, वो उसी तरीके से करें जिसमें वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट शो होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोसेफ एम जुरान की फ़िलॉसफीज़ के बारे में। तो इन्होंने कहा कि क्वालिटी शुरू होती है एट द स्टेज ऑफ डिज़ाइनिंग एंड एंड्स आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। सिंपल सा मतलब ये है, कोई भी क्वालिटी हमें तब पता नहीं चलेगी जब हम वो प्रोडक्ट बना लेंगे। क्वालिटी हमें तब से ही शुरू करनी है जब से हम उस प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइनिंग शुरू करें, जब से हम उस प्रोडक्ट के बारे में सोचें कि ये ऐसा होना चाहिए, तब से ही हम क्वालिटी को वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और ये तब तक होना चाहिए जब तक वो कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुँच नहीं जाता। His famous definition for quality is fitness for use। और ये रिकमेंड करते हैं कि मेरे 4 स्टेजेस हैं जो TQM में यहाँ पे यूज़ होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। सबसे पहला है एस्टैब्लिश स्पेसिफिक गोल्स टू बी रीच्ड। ऐसा गोल हमें इस्टेब्लिश करना है जो रीचेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने 1 महीना पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और आप चाहें कि वो 1 महीने में ही 500 करोड़ रीच कर ले, तो ऐसा नहीं हो। ऐसा गोल्स होने चाहिए जो रीचेबल हो। स्टैब्लिश द प्लान फॉर रीचिंग द गोल्स, जैसे कोई स्ट्रक्चर प्रोसेस हो, एक पूरा एक सीरीज़ हो, एक गाइडलाइंस हो, वो फॉलो हो।
असाइन क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीचिंग गोल्स। अब आपकी जैसे सपोज आपके बिजनेस में 10 लोग हैं, 10 के अलग अलग रोल्स होने चाहिए और 10 का जो रोल्स अलग होंगे पर गोल एक ही होगा, क्योंकि वो एक कॉमन गोल होगा। गिव रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट अचीव्ड। अगर आपका प्रोडक्ट जैसे सक्सेसफुल होता है, मार्केट में आपको प्रॉफिट्स होते हैं, तो आपको टाइमली रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स जो भी होते हैं आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देने चाहिए, जिससे कि एक एम्प्लॉय रिटेंशन होगा। एम्प्लॉय रिटेंशन से अल्टीमेटली कस्टमर रिटेंशन भी होगा। क्वालिटी अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू जुरैन के अकॉर्डिंग क्या है, ये पॉसिबल हो सकता है थ्रू वेरियस जैसे नए नए इनिशिएटिव्स के हिसाब से, जैसे क्वालिटी अगर हम प्लानिंग करें, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल करें, प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस करें, प्रॉपर प्लानिंग करें कि इस तरीके से होना चाहिए और जो हम प्लान कर रहे हैं उसको हम यूज़ करें उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं एडमंड वी फाइंगनबम। तो फाइंगनबम वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ये आप अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फाइंगनबम ने क्या किया यहाँ पे ये टर्म दिया टोटल क्वालिटी कंट्रोल, ये वर्ड्स इन्हीं ने दिए थे और इनका मानना था कि सिग्निफिकेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट कुड बी अचीव बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं तो एक ही के जो गोल सेट है या एक ही के जो विजन है उसी से सेटिस्फैक्शन होगा, ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट के लिए जितने भी आपके बिजनेस में सारे लोग हैं सबका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है ही ऑल्सो बिलीव दैट द गोल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट वॉज टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टू एज लो परसेंटेज एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि वो चाहते थे कि जो क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो पर जो टोटल कॉस्ट जो हो क्वालिटी की वो बहुत कम हो। ऐसा नहीं हो कि आप क्वालिटी इम्प्रूव के चक्कर में आपने उसको इतना महंगा बना दिया प्रोडक्ट को कि कस्टमर ही उसको नहीं ले पा रहे। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्वालिटी इम्प्रूव करनी है बट अपने को कॉस्ट रिडक्शन भी करना है। नेक्स्ट और लास्ट फिलॉसफी आती है फिलिप क्रॉसबाय की। सो फिलिप क्रॉसबाय एक बिजनेसमैन थे, एक ऑथर थे हु कंट्रीब्यूटेड टू मैनेजमेंट थ्योरी। इन्होंने मैनेजमेंट थ्योरीज दी, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दी। इनकी अप्रोच थी ज़ीरो डिफेक्ट प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी कोई भी सिस्टम या कुछ भी डेवलप हो रहा हो वहाँ पे ज़ीरो डिफेक्ट्स हो। क्वालिटी मीन्स कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट नॉट एलिगेंस। इनका ये मतलब था कि क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एलिगेंट दिखे, ऐसा नहीं, वो चीज़ यूज़फुल भी उतनी होनी चाहिए। देयर इज़ नो सच थिंग एज क्वालिटी प्रॉब्लम, और क्वालिटी प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला देयर इज़ नो सच थिंग एज इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी, जो कि अभी लास्ट हमने पढ़ा था कि वो लोग कह रहे थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बट इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जो इकोनॉमिक क्वालिटी हो। इट इज़ ऑलवेज चीपर टू डू द जॉब राइट द फर्स्ट टाइम। हमेशा वही करें जो क्वालिटी के लिए बेटरमेंट हो। द ओनली परफॉर्मेंस मेजर इज़ द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी। ये भी इन्होंने ये बोला कि जो मेजर करेगा ना चीज़ वो है कि क्वालिटी कैसी है। द ओनली परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज़ ज़ीरो डिफेक्ट। ये इन्होंने सीधा सा इन्होंने, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इनका मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मशीनरी, कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब क्वालिटी को ये कंसिडर करेंगे जब वहाँ पे ज़ीरो डिफेक्ट्स होंगे। तो ये था फिलिप्स क्रॉसबाय की फ़िलॉसफ़ी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस वहाँ ड्रॉप कर दें, आपको ये पीपीटी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू।